कक्षा 12 इतिहास के प्यारे बच्चों, आइए देखा जाए कि आपके सिलेबस में 2025 और 26 में किन किन अध्याय को पढ़ना है। वैसे यदि कहा जाए तो आपके यहाँ चैप्टर की संख्या यदि कहा जाए, पाठ की संख्या कहा जाए तो 16 यानी 16 है। लेकिन 16 पाठ आपको पढ़ने नहीं है। 16 प्रारंभ में दिए गए थे, लेकिन अब आपको पढ़ना नहीं है। तो पहला पार्ट जो पढ़ना है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसमें संबंधित कहाँ का है? ये संबंधित है हड़प्पा से, यानी ये हड़प्पा से संबंधित है। और इसमें हड़प्पा सभ्यता यदि कहा जाए, जैसे इसके केंद्रों के बारे में पढ़नी है। इसके कौन कौन से केंद्र हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रंगपुरा, तो इन सब का इसमें अध्ययन करना है। और साथ में अध्ययन करना है कि यहाँ पे किस प्रकार का व्यापार होता था। दूसरा चैप्टर यदि कहा जाए तो दूसरा हमें पढ़ना है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़नी है। इसमें प्रारंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्थाएं हैं। प्रारंभिक 16 महाजनपद हैं। इन्हें आप 16 महाजनपदों को षोडश महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था, जिनमें यदि कहा जाए तो आपका सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद मगध। यदि इसमें कहा जाए तो आपके राज थे मगध, कुरु, कौशान, इनकी अवंती। तो इनके बारे में, यानी इसमें 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करनी है। तो 16 महाजनपद थे और सर्वाधिक शक्तिशाली मगध राज्य था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मगध में यदि कहा जाए तो मगध में शुरुआत हो जाती है किसकी? चंद्रगुप्त की शुरुआत हो जाती है। यदि मगध की बात कही जाए कि मगध में कौन सा राजवंश था, तो यहाँ पे मौर्य वंश था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी ना। चंद्रगुप्त किसकी सहायता से किया था? तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किए थे। वैसे यदि कहा जाए कि चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। और बिंदुसार के बाद यदि कहा जाए कि इसका पुत्र कौन था, तो बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठा था। अशोक के बाद ऐसे कई राजा हुए हैं जिनके केवल नाम मात्र गिने जाते हैं। और सबसे अंतिम में यदि कहा जाए कि इस वंश का अंतिम राजा, तो बृहदर्थ को माना जाता है कि यही इस वंश का अंतिम राजा था, जिसकी हत्या कहा जाए तो इसकी हत्या इसके ही मंत्री ने कर दी थी। और यदि कहा जाए कि मगध वंश के पहले कौन सा वंश था, तो मगध वंश पे मौर्य वंश से पहले यदि कहा जाए तो नंद वंश का शासन होता था। और नंद वंश में आप सुने हैं किसका? घानानंद और धानानंद, इसी का नाम होता था। इसके साथ साथ इसके नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को भी पढ़ना है। और यहाँ पे व्यापार किस प्रकार का होता था, सिक्कों का इतिहास किस प्रकार से था, ये हमें अध्ययन करना है। तीसरा चैप्टर आपका है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यदि चौथे पाठ की बात की जाए तो आपके यहाँ विचारक, विश्वास और इमारतें से हमें क्या पढ़ना है? यदि इसमें कहा जाए तो इसमें हमें कुल मिलाकर के धर्म पढ़नी है। धर्म में यदि आप देखेंगे तो इसमें पहला जो धर्म मिलता है, पहले धर्म में जो धर्म आपके मिलेंगे उनमें जैसे बौद्ध धर्म,
बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद यदि कहा जाए तो जैन धर्म, जैन धर्म के बाद यदि कहा जाए तो हिंदू धर्म। इन्हीं 3 धर्मों की इसमें चर्चा की गई है। और थोड़ा बहुत यदि कहा जाए तो मुस्लिम धर्म की भी चर्चा इसमें थोड़ी सी की गई है ना। मुस्लिम धर्म, जिसको आप इस्लाम कह लेते हैं, इस्लाम धर्म की चर्चा की गई है। यदि अगले पार्ट की बात कही जाए तो अगले पार्ट में आपके इसमें महाभारत से संबंधित तीसरे पार्ट में बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में बात की गई है। यानी किस प्रकार का यहाँ पे बंधुत्व था, जातियाँ थीं और वर्ग था। कुल मिलाकर के इसमें महाभारत के बारे में बताया गया है। महाभारत कालीन समाज कैसा था, सामाजिक विषमताएं कैसी थी ना, बंधुत्व कैसे थे, विवाह के प्रकार बताए गए हैं। यानी यहाँ विवाह यदि कहा जाए तो 8 प्रकार के यहाँ विवाह बताए गए हैं ना। फिर वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय थे। वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय का तात्पर्य यहाँ जंगल, यानी जिनको आप कह लेते हैं कि जंगलों में निवास करने वाले लोगों से रखा गया है ना। इसके बाद यदि कहा जाए तो 5वां पाठ आपका जो होगा, 5वें पाठ में आपसे यात्रियों के नज़रिए, यानी उस समय के समाज के बारे में समझने के लिए यात्रियों के द्वारा जो विवरण दिए गए, उनमें अल-बर्नी और इब्न बतूता 2025 की परीक्षा में, 2025 की बोर्ड परीक्षा में इब्न बतूता के बारे में वर्णन किया गया था, यानी प्रश्न पूछा गया था। इब्न बतूता और अल-बर्नी के साथ साथ यदि कहा जाए तो यहाँ पे अन्य यात्रियों के बारे में भी वर्णन किया गया है। अन्य यात्रियों में जैसे यूरोपीय यात्री, यानी आने वाले यात्रियों को यदि 2 भागों में बांटा जाए तो कई भागों में, यानी अलग अलग जगह से कई लोग आए थे ना, और अलग अलग काल में आए थे, अलग अलग काल में ये आए थे। वैसे फिर अगर आगे आपसे कहा जाए तो बर्नियर आपके यहाँ हैं। अब बर्नियर के साथ साथ समरकंदी भी एक थे, समरकंदी का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो मुख्य रूप से आपके 3 आपके यहाँ हो जाते हैं। पहले आपका हो जाता है अल-बर्नी, दूसरा का इब्न बतूता और तीसरा बर्नियर के बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना होगा। और अगला छठवां यदि अध्याय कहा जाए तो छठवां अध्याय आपके यहाँ भक्ति और सूफी परंपरा से है। भक्ति और सूफी परंपरा में आपके यहाँ पे यदि कहा जाए तो धार्मिक विकास की परंपराएं हैं ना। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो भक्ति आंदोलन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे भक्ति आंदोलन के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और यदि यहाँ कहा जाए तो यहाँ पे आपके नामदेव भी आ जाते हैं। और नामदेव के साथ साथ यदि कहा जाए तो कबीर का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है ना। कबीर के साथ साथ यदि कहा जाए तो इनके साथ साथ यदि कहा जाए तो मीरा हैं ना, और मीरा के साथ साथ शंकर देव हैं। और इन्हीं शंकर देव के बारे में आपसे पूछा गया 2025 की परीक्षा में ना। इनके साथ साथ आपके यहाँ सूफियों के बारे में भी, सूफीवाद के बारे में भी चर्चा की गई है। सूफीवाद यदि आप हिंदी में देखें तो हिंदी में इसी को ही प्रेम काव्य के नाम से जाना गया है।
प्रेम काव्य के नाम से जाना गया है और कहीं कहीं प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है। अगला 7वां अध्याय जो हमें पढ़नी है अपने सिलेबस में, वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़नी है। विजयनगर साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, विजयनगर साम्राज्य ना के शासक कौन थे, यानी उसे साम्राज्य की स्थापना यदि कहा जाए तो हरिहर और बुक्का ने की थी। और यदि राजवंशों की बात कही जाए तो यहाँ पे राजवंशों की जो ट्रिक थी, तो राजवंशों की ट्रिक जो आप लोगों ने लिखी है और आप लोगों को लिख लेनी चाहिए, वो है सास तू आ। यहाँ पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। उन्हीं चारों राजवंशों को यहाँ पे इन शब्दों के द्वारा लाया गया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना शहरीकरण और धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। तो कहा जाता है कि यदि विजयनगर कहा जाए कहाँ पे है, तो यह विजयनगर आपके दक्षिण भारत के राज्य थे। दक्षिण भारत के राज्य कह सकते हैं। और यहीं पे विजयनगर साम्राज्य के यदि ऊपर थोड़ा सा कहा जाए तो बहमनी साम्राज्य भी था। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक यदि कहा जाए तो हसन गंगू थे। वैसे यहाँ पे यदि इस वंश की स्थापना कहा जाए तो हरिहर और बुक्का ने की थी। प्रतापी राजा यदि कहा जाए कि विजयनगर का प्रतापी राजा कौन था, तो विजयनगर का प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था। और इस वंश के पतन की यदि बात कही जाए तो एक राक्षस तड़ंगी का युद्ध हुआ था, जिसके कारण इसका विनाश हुआ था ना। इसके बाद 8वां जो हम लोगों को पढ़नी है, 8वां ये अध्याय हम लोगों को नहीं पढ़नी है। ये सिलेबस में इस बार इसे हटाया गया है कि कृषि, जमींदार और राज्य, ये अपने सिलेबस से इस बार हटाया गया है। नहीं प्यारे बच्चों, ये 8वें चैप्टर को हम लोगों को पढ़नी है, अपने सिलेबस में है। और कटा कौन सा है, तो कटा अगला जो पाठ आप पढ़ेंगे मुगल दरबार ये अध्याय अब हमको नहीं पढ़नी है। इसमें पढ़नी क्या है, कृषि समाज कैसा था और मुगल साम्राज्य से किस प्रकार इसमें संबंधित थे ना। कृषि समाज के लिए मुगल साम्राज्य ने क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। यानी इसमें यदि कहा जाए तो दास प्रथा का भी वर्णन किया गया है। इसमें कहा जाए तो आइन ए अकबरी कि 5 खंडों में विभाजित करके बताया गया है कि किसमें कौन कौन से क्या क्या होते थे। इनके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पंचायत जो होती थी, पंचायत को कितने भागों में बांटा गया है। मुगल कालीन व्यापारिक स्थितियां, यानी किस प्रकार की यहाँ व्यापार किए जाते थे और व्यापार कितनी समृद्धशाली थी। इसी व्यापार से यदि कहा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की भी स्थितियां मजबूत होती थी और मुगल कालीन व्यापार से भी उन्हें लाभ होता था। इस 9वें अध्याय को हम लोगों को नहीं पढ़नी है। यहाँ पे मुगल साम्राज्य आपसे कहे थे, ये मुगल सा दरबार है और मुगल दरबार हम लोगों को नहीं पढ़नी है। फिर देखिए अगला हम लोगों को जो पढ़नी है वो आपका ये है सिलेबस में कि उपनिवेशवाद और देहात, इसे हम लोगों को पढ़नी है। यानी इसमें आंकड़े हैं जो बंगाल और जमींदारों से संबंधित हैं। यहीं पे एक नीलामी की बात आती है, जहां वर्धमान में सबसे पहले नीलामी की जाती है।
जोतदारों की स्थिति के बारे में भी पूछा गया है। बंगाल के आक्रमण या बंगाल के देहाती क्षेत्रों का भी वर्णन किया गया है। संथालों और पहाड़ियों के विद्रोह की बात की गई है कि किस प्रकार पहले पहले पहाड़ियों से संथालियों को बसाया जाता है, बाद में इन्हीं संथालियों को वहाँ से हटा दिया जाता है ना। फिर विद्रोह का भी वर्णन किया गया है कि विद्रोह किस प्रकार से किया गया। जब संथालों को वहाँ से बसाया गया और फिर हटाया गया तो इन्हीं संथालों ने यहाँ पे विद्रोह किया था। कपास की स्थिति में यदि कहा जाए तो कपास की स्थिति को यहाँ पे पहले जब दक्कन में विद्रोह हुआ तो कपास यहाँ अपने यहाँ उगाया जाने लगा, यानी उत्तर भारत में उगाया जाने लगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्थिति सुधरी तो यहाँ किसानों की जो ऋणदाता थे वो इनसे ऋण वापस लेने लगे, जिसके कारण यहाँ किसान विद्रोह भी हुए थे। आइए अगला देखा जाए। अगला आपका है 10 आपका के विद्रोही राज्य और पंचायत। विद्रोही राज्य में यदि कहा जाए तो 1857 के बारे में वर्णन किया गया है। यानी क्रांति का कारण क्या था? तो क्रांति के कारण में आप जानते हैं कि कोई भी यदि क्रांति होती है उसका मूल कारण सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है और राजनीतिक, धार्मिक ना, कई कारण धर्म से संबंधित कई कारण हो जाते हैं कि धर्म के कारण भी आपके युद्ध होते हैं ना। और फिर मंगल पांडे का भी वर्णन है और इसके यदि ट्रिक कही जाए तो आपने ट्रिक लिखा है कि लहू दबा कान से इला झली बाबा मामा ना। तो यदि मामा से कहा जाए तो माँ से मेरठ आपका था और माँ से मंगल पांडे थे। विद्रोही राज्य के बाद हम लोगों को औपनिवेशिक शहर नहीं पढ़ना है। औपनिवेशिक के बाद यदि कहा जाए तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन हम लोगों को पढ़नी है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में सबने अवज्ञा की बात कही गई है और उससे आगे के बारे में भी कहा गया है। गांधी युग की शुरुआत यदि कहा जाए कि गांधी युग की शुरुआत कब हुई थी तो 1905 में हुई थी ना, जब वो दक्षिण भारत से वापस आए थे। दूसरा, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, फिर क्यों अंत हुआ, अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरुआत हुई ना, नमक आंदोलन की बात भी होगी। और गोलमेज सम्मेलन, आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ था? तो 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 1932 में। तो इस प्रकार तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें भी हमें व्याख्या पढ़नी है कि कौन तीनों में भाग लिया था, कौन एक में भाग लिया था ना। फिर सार्वजनिक पत्रिकाएं कैसी थी, समाचार और आत्मकथा कैसे थे। इसके पश्चात हम लोगों को क्या पढ़नी है? ये हम लोगों को विभाजन को नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण हम लोगों को पढ़नी है और यही चैप्टर हम लोगों का अंतिम चैप्टर होगा। संविधान निर्माण की पूर्व घटनाएं क्या थी, यानी कैसे क्या घटित हुआ था ना। और फिर पढ़नी है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, अंतरिम सरकार में कौन किसने क्या कहा था ना। और फिर राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए,
इन्हीं सबको हम लोगों को पढ़नी है। और संविधान के कुछ अभिलक्षण हैं, जैसे यदि कहा जाए कि किसने क्या कहा था ना, कुछ लोगों ने इसको कह दिया था कि यह अंग्रेज़ों की एक सभा है। तो इस प्रकार हमें जो है 15 अध्यायों में से केवल 12 ही, यानी यदि कहा जाए तो 15 अध्यायों में से हमें 12 अध्यायों का ही अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, 25-26 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपने चैनल आशीष तिवारीपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मित्रों को भी इसके बारे में बता दीजिए कि अब आपकी तैयारी संपूर्ण इस पे कराई जा रही है और 2025-26 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए आपको अभी से ही चैनल पे जुट जाना चाहिए।